हेलो एवरीवन। आज का हमारा ये डे 5 है मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास। ये हम एक 10 डेज में मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट करने वाले हैं, एक सीरीज चला रहे हैं। तो हमारा डे कौन सा है? आज 5 है, जिसका टारगेट है कुछ जैसे कि आज हम पढ़ने वाले हैं कांग्रेस के पूर्ववर्ती जो राजनीतिक संस्थाएं थी उनको देखेंगे, प्लस कांग्रेस की स्थापना को देखेंगे। देन इसके बाद हम जो राष्ट्रीय अधिवेशन हुए थे कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रमुख अधिवेशन उनको समझेंगे। देन फिर इसके बाद हम राष्ट्रीय आंदोलन के चरण में सबसे पहला चरण देखेंगे, कौन सा? उदारवादी चरण देखेंगे। तो आज की क्लास का हमारा ये टारगेट है, इसको हम कंप्लीट करने वाले हैं। डे 4 में हमने कौन कौन से टॉपिक कर लिए थे प्रिंस, याद है कुछ? जैसे कि हमने जन विद्रोह या फिर किसान विद्रोह, जनजातीय विद्रोह और 1857 का विद्रोह, ये सब हमने क्लास 4 में किए थे। ठीक है, अगर आपने क्लास 4 नहीं की होगी तो कर लो, आप आज की क्लास में इन टॉपिक्स को आप कवर कर ले जाओगे। ठीक है, और देन इसके साथ साथ हम पीवाईक्यू भी देखेंगे, ठीक है ना? तो स्टार्ट करें आज का टॉपिक प्रिंस। तो क्लास का पहला टॉपिक है कांग्रेस, यानी कांग्रेस से पूर्ववर्ती संस्थाएं, यानी कांग्रेस के जो पहले संस्थाएं थी ना उनको पढ़ेंगे पहले। अब इनमें पढ़ने से पहले थोड़ा बेसिक क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, तो देखो प्रश्न ऐसे बन सकता है कि कौन सी संस्था बंगाल में थी, कौन सी संस्था मद्रास में थी, बम्बई में कौन सी संस्था थी, और प्लस लंदन में कौन सी संस्था थी। एक प्रश्न ये पूछ लिया जाता है कि कौन सी संस्था कहाँ से थी। दूसरा प्रश्न ये पूछा जाता है कि इस संस्था, इन संस्था का नाम दे दिया, प्लस आपसे बोल दिया ये संस्था कब स्थापित हुई थी। तीसरा प्रश्न बन सकता है तो संस्था दे दी, इसका यानी कि संस्थापक कौन है या इससे जुड़े हुए व्यक्ति कौन है, तो ये तीसरा प्रश्न बन सकता है। इन सबको हमें, यानी कि इन प्रश्नों की इस प्रकार की प्रकृति को हमें समझकर इस टॉपिक को आगे पढ़ना है। तो अब हम सबसे पहले जो राजनीतिक संस्थाएं कांग्रेस से पूर्व की, तो पहले देखेंगे कि बंगाल में कौन सी थी। ठीक है, तो पहले बंगाल की प्रमुख राजनीतिक संस्थाएं उनको समझेंगे। तो पहली संस्था होती है बंगाल में, वो होती है वंग भाषा प्रकाशिका सभा। पहली संस्था कौन सी होती है? वंग भाषा प्रकाशिका सभा। 1836 में ये गठित होती है। इसके संस्थापक जो राजा राम मोहन के सहयोगी थे, नेता गौरी शंकर तर्कवाकीस, इनके द्वारा इसकी स्थापना होती है। देन इसके यानी कि क्या इसका काम था या इसने क्या मांग रखी थी, तो प्रारंभिक राजनीतिक संस्था के तौर पर ये उभर के आती है और इसने सरकारी नीतियों, चर्चा, शिकायतों, सरकारों तक पहुंचने का काम किया था। अब देखो आपको याद क्या रखना है, बस ये याद रखना है कि बंग भाषा प्रकाशिका सभा की स्थापना कब हुई थी? 1836 में। ये क्वेश्चन ये बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि बंग भाषा प्रकाशिका सभा किस क्षेत्र से संबंधित थी, तो किस क्षेत्र से संबंधित है ये? बंगाल से, क्योंकि अभी जो हम पढ़ने वाले सभी संस्थाएं वो सब बंगाल की संस्थाएं होंगी। ठीक है, देन नेक्स्ट है जमींदारी सभा या जमींदारी लैंड होल्डर्स सोसाइटी। तो अब हम जमींदारी सभा को देखते हैं। ये 1838 में स्थापित होती है। कब होती है? 1838 में। इससे पहले 1836 में वंग भाषा प्रकाशिका सभा होती है। इसके संस्थापक द्वारिकानाथ टैगोर, राजा राधाकांत देव हैं। इस यानी ये अपनी जो जमींदारी सभा होती है इसको भारत का प्रथम संगठित राजनीतिक संगठन माना जाता है, यानी कि प्रथम फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, राजनीतिक संगठन है। कौन सा? ये वाला आपका जमींदारी सभा। तो याद क्या रखना है अभी तक? बस जमींदारी सभा 1838 में स्थापित होती है। ये भारत का प्रथम संगठित राजनीतिक संगठन है, ये इसके बाद याद रखनी है। देन फिर आती है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। थोड़ा सा वेट, देखो जमींदारी सभा है, ये किससे संबंधित है, किस क्षेत्र से संबंधित होगी? बंगाल से, क्योंकि अभी हम बंगाल की सभी जो संस्थाएं हैं वही पढ़ रहे हैं। तो हर एक संस्था भी बंगाल की होगी, जब मद्रास से मुंबई की होगी तो उससे पहले हम बता देंगे। ठीक है, फिर है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। तो इसकी स्थापना कब होती है? 1843 में इसकी स्थापना होती है।
जॉर्ज थॉमसन इसके संस्थापक हैं इसका यानी कि मांग क्या थी या क्या किया था, तो भारतीयों की राजनीतिक एवं सामाजिक स्थिति में सुधार हेतु इसने कार्य किया था। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 में स्थापित होती है। देन अब ये वाली संस्था है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इसको आपको याद रखना है, यानी कि ऊपर में से हमें एक याद रखनी थी, कौन सी वाली, बंग भाषा प्रकाशिका सभा, ये याद रख लो, दूसरी जमींदारी प्रथा। अब तीसरी आपको याद रखनी है, तो वो रखनी है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब होती है, तो 1851 में होती है। कब होती है, 1851 में। इसके अध्यक्ष कौन है, राजा राधाकांत देव इसके अध्यक्ष थे। अब इसमें यानी ऊपर की दो संस्थाएं थी, कौन कौन सी, जैसे कि जमींदारी सभा और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, तो इनका विलय हो जाता है। किस किस का, एक तो जमींदारी सभा थी और दूसरी बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ये किस में विलय हो जाती हैं, ये ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन में विलय हो जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसीलिए हमें ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन को याद रखना है। इसकी स्थापना कब होती है, 1851 में। इसके अध्यक्ष कौन है, राजा राधाकांत देव इसके अध्यक्ष हैं। ये दो सभाओं यानी कि जमींदारी सभा और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इनके विलय से बनती है। ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा किन के विलय से बनती है, बस प्रश्न आएगा तो क्या, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, किस राज्य से संबंधित है, यानी किस क्षेत्र से संबंधित है, तो बंगाल वाले क्षेत्र से संबंधित है। फिर आती है इंडिया लीग। इंडिया लीग की स्थापना होती है 1875 में। शिशिर कुमार घोष इसके संस्थापक सदस्य हैं। देन राष्ट्रवाद एवं राजनीतिक चेतना का प्रसार करना इसका काम था। तो इंडिया लीग की स्थापना कब होती है, 1875 में होती है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 26 जुलाई 1876 में होती है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी इसके संस्थापक हैं। आनंद मोहन बोस ये भी इसके संस्थापक सदस्य हैं। इस एसोसिएशन ने आईसीएस की आयु सीमा के विरोध में, यानी आईसीएस की पहले 21 वर्ष से 19 वर्ष कर दिया था, उसकी सीमा का विरोध किया था। 1885 में ये संस्था कांग्रेस में विलय हो गई थी। कौन सी वाली, इंडियन एसोसिएशंस ऑर्गेनाइजेशंस। देन अब हम बंबई की जो संस्था है उनको देखेंगे, लेकिन इससे पहले आप बंगाल की जो संस्था है उनको एक बार आगे रिवाइज कर लो। जैसे कि बंग भाषा प्रकाशिका सभा, ये 1836 में स्थापित होती है। जमींदारी सभा 1838 में। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 में होती है। इंडियन लीग की स्थापना 1875 में होती है। देन नेक्स्ट अब हम किसकी देखेंगे, बंबई की प्रमुख राजनीतिक संस्थाएं। किसकी, बंबई की। तीन है इसमें संस्थाएं। जैसे पहली है बॉम्बे एसोसिएशंस। पहली संस्था कौन सी है, बॉम्बे एसोसिएशंस, याद रखना है। ये 1852 में स्थापित होती है। 1852 में स्थापित होती है। ये बंबई की प्रमुख राजनीतिक संस्था थी, यानी ऐसे बोले कि प्रथम राजनीतिक संस्था थी तब भी सही है। तो ये बंबई की प्रथम प्रमुख राजनीतिक संस्था थी। इसके संस्थापक कौन थे, जगन्नाथ शंकर सेठ इसके संस्थापक सदस्य थे। अन्य सदस्य दादाभाई नौरोजी, सर शमशेदजी, जीजी भॉय एवं अन्य सदस्य इनके संस्थापक सदस्य थे। बंबई की प्रथम राजनीतिक संस्था है कौन, बॉम्बे एसोसिएशन, जिसकी स्थापना कब होती है, 1852 में इसकी स्थापना होती है। फिर नेक्स्ट है पूना सार्वजनिक सभा, 1870 में ये गठित होती है। जनता और सरकार के बीच यानी जुड़ाव का कार्य करती है। कौन सी, महादेव गोविंद रनाडे इसके प्रमुख संस्थापक होते हैं। ठीक है। देन बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1885 में होती है। बंबई में ये भी संस्था बनती है। फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबाजी इसके सदस्य हैं, संस्थापक सदस्य हैं। यानी कांग्रेस के गठन से ठीक पहले की प्रमुख राजनीतिक संस्था थी कौन सी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। तो आपको याद रखना है क्या, बॉम्बे एसोसिएशन को, ये 1852 में होती है। अगर नाम पूछ लिए जाएं तो ये पूछे जाएंगे कि बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पर हुई थी, या पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किस प्रांत से संबंधित थी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन किससे संबंधित थी, तो किससे, बॉम्बे से।
ये आज के बॉम्बे नहीं है, आज के बॉम्बे नहीं है। किसके बॉम्बे हैं ये? जैसे यानी जब आजादी से पहले का बम्बई था, मद्रास, उड़ीसा, बम्बई, ये क्षेत्र थे ना अंग्रेजों के, तो वही बंगाल, मद्रास और उड़ीसा वाले क्षेत्र हैं, ठीक है ना। देन फिर नेक्स्ट, अब हम मद्रास की प्रमुख राजनीतिक संस्थाएं उनको देखेंगे। मद्रास की प्रमुख राजनीतिक संस्थाएं उनको देखते हैं। पहली है मद्रास नेटिव एसोसिएशंस और दूसरी है मद्रास महाजन सभा। कौन सी है? मद्रास महाजन सभा। मद्रास नेटिव एसोसिएशन, इसकी स्थापना गजलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी करते हैं। और देन मद्रास महाजन सभा है, इसमें एम बी वीर राघवाचार्य जी करते हैं। सुब्रमण्य अय्यर और पी आनंद चार्लू इसके अन्य सदस्य हैं। पीसीएस के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था कि मद्रास महाजन सभा, तो उसके संस्थापक सदस्य कौन थे? ठीक है, आपके एग्जाम में इतना डीप नहीं पूछा जाएगा, बस ये जान लो कि मद्रास महाजन सभा है तो किस प्रांत से संबंधित है, तो किससे? मद्रास से संबंधित थी। फिर आ जाओ लंदन की प्रमुख संस्थाएं। तो लंदन में दो संस्था देखेंगे। तो पहली है लंदन इंडिया सोसाइटी। लंदन इंडिया सोसाइटी नाम से ही क्लियर हो रहा है, लंदन लगा है तो लंदन में होगी ये संस्था, थोड़ा ऐसा आइडिया कर लो। तो कब स्थापित होती है ये? इसकी स्थापना होती है 1865 में। दादा भाई नौरोजी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, मनमोहन घोष, ये इसके संस्थापक सदस्यों में से एक होते हैं। इसका काम है, इसने काम किया था ब्रिटिश जनता को भारत की वास्तविक स्थिति से अवगत कराना। यानी कि ऑब्वियसली अब ब्रिटेन के लोग थे, भारत में शासन कर रहे थे, तो भारत की जो खबरें थी या भारत की जो वास्तविक स्थिति थी, तो उससे परिचय कराना था किसको? ब्रिटेन के लोगों को। कौन कराते थे? इस संस्था के सदस्य। फिर नेक्स्ट संस्था थी तो वो थी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ये याद रखना है क्योंकि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, बंगाल ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इसमें कंफ्यूजन करने के लिए पूछ सकता है कि ये संस्था कहाँ से संबंधित थी। तो इसकी स्थापना 1866 में होता है, ये लंदन में ही बनती है, ठीक है ना। दादा भाई नौरोजी इसके संस्थापक सदस्य हैं। देन भारतीय और ब्रिटिश जनता के बीच संवाद स्थापित करना, भारत के पक्ष में जनमत तैयार करना, ये किसका काम था? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का काम था। ऑब्वियसली ये संस्थाएं कांग्रेस से पूर्ववर्ती की संस्था, थोड़ा सा पेचीदा तो कॉन्सेप्ट होगा, लेकिन फिर भी आप इतना याद रखो कि कौन सी संस्था किस प्रांत से है, और प्लस एक दो संस्था की स्थापना कब हुई है जो मैंने बता दी है मेजर, बस उन्हीं को याद रखना है। अब आते हैं क्वेश्चन पर। देखो पहला प्रश्न ट्राई करो। पहला है भारत का प्रथम संगठित राजनीतिक संगठन किसे माना जाता था? तो किसको माना जाता था? जमींदारी सभा को माना जाता था कि प्रथम संगठित राजनीतिक संगठन थी। ठीक है, जमींदारी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी फ्रेंड्स? 1838 में हुई थी। जमींदारी सभा के संस्थापक कौन थे? तो द्वारिकानाथ टैगोर एवं राजा राधाकांत देव इसके संस्थापक सदस्य थे। देन फिर है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का गठन किन दो संस्थाओं के विलय से हुआ था? तो जमींदारी सभा और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के दोनों के विलय के माध्यम से हुआ था। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1851 में। हमें ये याद रखना है क्योंकि इनमें दो संस्थाओं का विलय हुआ था, तो इसकी डेट याद रखनी है कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब होती है? 1851 में होती है। फिर नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रवाद के प्रसार के उद्देश्य से 1875 में किस संस्था की स्थापना हुई? तो इंडियन लीग की हुई थी। देन इंडियन लीग के संस्थापक कौन थे? शिशिर कुमार घोष, ये हमने देखे थे आगे। देन आईसीएस परीक्षा की आय बढ़ाने का विरोध किस संस्था ने किया था? तो इंडियन एसोसिएशन ने किया था, जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये सब लोग इसके संस्थापक सदस्य थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में किस संस्था का विलय हुआ था? तो इंडियन एसोसिएशन का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हुआ था। बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो जगन्नाथ शंकर सेठ ने इसकी स्थापना की थी। देन नेक्स्ट है जनता और सरकार के बीच ब्रिज का कार्य कौन सी संस्था करती थी? तो पूना सार्वजनिक सभा जनता और सरकार के बीच ब्रिज का काम करती थी। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 1870 में हुई थी। पूना किस क्षेत्र से संबंधित है फ्रेंड्स? पूना मीन्स महाराष्ट्र, मद्रास से संबंधित है। फिर बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबाजी एवं केटी तेलंग थे।
फिर इसके बाद आ जाओ आप, दक्षिण भारत की प्रमुख राजनीतिक संस्था किसे माना जाता था? तो मद्रास महाजन सभा को माना जाता था। लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? दादाभाई नौरोजी ने की थी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1866 में हुई थी। भारतीयों और ब्रिटिश जनता के बीच संवाद स्थापित करने के उद्देश्य से किस संस्था की स्थापना हुई थी? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, वो देखते हैं कि कांग्रेस का गठन। अब हम किसका समझते हैं फ्रेंड्स? कांग्रेस का गठन। अब किसका समझते हैं? कांग्रेस का गठन। तो कांग्रेस के गठन की स्थापना कब होती है? 1885 में इसकी स्थापना होती है। कांग्रेस की स्थापना कब होती है? 1885 में होती है। देन नेक्स्ट, यानी इसके संस्थापक कौन है? ए ओ हुम इसके संस्थापक हैं। कौन? ए ओ हुम, जिन्हें भारतीय पक्षी विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। किनको? ए ओ हुम को भारतीय पक्षी विज्ञान का जनक भी बोला जाता है। कांग्रेस के गठन, यानी कांग्रेस का गठन कब हुआ था? 1885 में। कौन करता है? ए ओ हुम करता है कांग्रेस का गठन। ठीक है, अब इसका प्रथम अधिवेशन होता है तो बंबई में होता है। बंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में होता है। पहले ये प्रथम, यानी पहले इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ होना था? मूलतः पूना में होना था, लेकिन फ्लैग फैलने से ये बंबई स्थानांतरित कर दिया गया था। कहाँ पर? बंबई स्थानांतरित कर दिया गया था। तो बंबई का गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, तो इसमें इसका आयोजन हुआ था। प्रथम अधिवेशन में टोटल 72 लोगों ने भागीदारी की थी। कितने लोगों ने? 72 लोगों ने भागीदारी की थी। प्रथम अधिवेशन में केवल 2 मुस्लिम प्रतिनिधि थे तथा कोई भी महिला प्रतिनिधि शामिल नहीं थी। ठीक है ना, केवल 2 मुस्लिम प्रतिनिधि थे। किसमें? प्रथम अधिवेशन में कांग्रेस के। इसमें कुल मिलाकर देखो, अभी एक हुआ था यूपीजीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम, तो उसमें ये पूछा था कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था, उसमें कितने लोग या कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो कितने ने? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो ये याद रखना है, कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कितने सदस्य थे पहला अधिवेशन है तो। ठीक है, एक बार आगे रिवाइज। कांग्रेस का गठन कब होता है? 1885 में होता है। इसके संस्थापक कौन है? ए ओ हुम इसके संस्थापक है, जिन्हें भारतीय पक्षी विज्ञान का जनक कहा जाता है। पहला अधिवेशन बंबई की गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में आयोजित होता है। मूलतः ये कहाँ होना था? पूना में, लेकिन फ्लैग फैल गया तो उसके कारण ये कहाँ पर? बंबई में हुआ था, तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, केवल 2 मुस्लिम प्रतिनिधि थे, कोई भी महिला प्रतिनिधि इसमें शामिल नहीं थी। अब देखते हैं कांग्रेस से संबंधित प्रमुख सिद्धांत, यानी कांग्रेस की आलोचना करते हैं उससे संबंधित कुछ प्रमुख सिद्धांत है। जैसे सुरक्षा बल का सिद्धांत कौन बोलता है? कि लाला लाजपत राय बोलते हैं। लाला लाजपत राय ये बोलते हैं कि अंग्रेजों ने अपनी सुरक्षा के लिए एक सुरक्षा बल कर दिया तैयार। सुरक्षा बल यानी कि आप लोग होंगे ना, वो कांग्रेस से अपनी बात रख देंगे, कोई विद्रोह वगैरह नहीं करेगा, तो ऐसे क्या एक प्रकार का सुरक्षा बल है। षड्यंत्र सिद्धांत है, आरपी दत्त बोलते हैं। क्या है? षड्यंत्र सिद्धांत है। आरपी दत्त क्या बोलते हैं? षड्यंत्र सिद्धांत है। आरपी दत्त क्या बोलते हैं? षड्यंत्र सिद्धांत है। देन तड़ित चालक सिद्धांत कौन बोलता है? गोपाल कृष्ण गोखले बोलते हैं तड़ित चालक सिद्धांत। यानी कि तड़ित चालक में क्या बोलते हैं कि इसमें हमने ईओहुम को यूज किया है एक इंजन के रूप में, जो कि हमारी एक संस्था बना देंगे। अब महत्वपूर्ण तथ्य और हैं, जैसे कि लॉर्ड डफरिन क्या बोलते हैं कांग्रेस को? तो ये बोलते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को देशद्रोही की फैक्ट्री बोलते हैं, कि देशद्रोही की फैक्ट्री है, देशद्रोही लोगों की फैक्ट्री है। सर सैयद अहमद खान कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंध नहीं रहते। याद रखना है, सर सैयद अहमद खान जो अलीगढ़ आंदोलन से जुड़े थे ना, वही व्यक्ति हैं ये। बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के सदस्य थे, लेकिन कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे। कौन? बाल गंगाधर तिलक। याद रखने हैं कि बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के कभी भी अध्यक्ष नहीं रहे थे। मदन मोहन मालवीय ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वाधिक बार अध्यक्षता की थी, लगभग 4 बार। लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को, यानी एक और डफरिन से संबंधित कथन, इन्होंने क्या बोला था? जनता के अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है।
लॉर्ड कर्जन ने तो ऐसा बोला था कि कांग्रेस मरने की स्थिति में मैं ऐसा प्रयास करूंगा कि और जल्दी मर जाए, यानी कि वो कांग्रेस को जल्दी से जल्दी विघटन की स्थिति में देखना चाहता था। कौन? लॉर्ड कर्जन। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न है, उनको ट्राई करते हैं वन बाई वन। तो फ्रेंड्स, पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। देन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? एओ हुम। फिर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। देन फिर कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। फिर कांग्रेस के गठन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन वायसराय थे। सुरक्षा वॉल सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? लाला राजपत राय ने प्रतिपादित किया था। षड्यंत्र का सिद्धांत किसने दिया था? आर.पी. दत्त ने दिया था। तड़ित चालक सिद्धांत किसने दिया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने दिया था तड़ित चालक का सिद्धांत। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को देशद्रोही की फैक्ट्री किसने बोला था? तो लॉर्ड डफरिन ने बोला था। ये वायसराय था भारत का। फिर कांग्रेस के सदस्य होते हुए भी कौन कभी अध्यक्ष नहीं बने थे? तो बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के कभी भी अध्यक्ष नहीं बने थे। ठीक है फ्रेंड्स। अब है राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण वार्षिक अधिवेशन। अब कौन से हैं? कांग्रेस के महत्वपूर्ण वार्षिक अधिवेशन। इन जनरल जब भी हम मॉडर्न हिस्ट्री को अब आगे से पढ़ाएंगे, यानी राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ेंगे, तो हर एक जो अभी देख रहे हैं ना आप वार्षिक अधिवेशन कांग्रेस का, वो अगेन रिपीट होगा। तो जब आप उन आंदोलन को पढ़े ना, तब और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। तो अभी वैसे क्या करें, फिर भी आप यानी पहले समझ लो पूरा, और हो सके तो याद हो जाए तो याद कर लेना। अगेन यानी जितनी बार हम मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ेंगे आगे अब, तो उसमें ये अगेन रिवाइज होंगे आपके वार्षिक अधिवेशन। ठीक है ना। तो अभी क्या देखो, जो अपने यानी जो एग्जाम रिलेवेंट ज्यादा अधिवेशन होंगे उन्हीं को हम यहाँ पर और ज्यादा समझाएंगे। बाकी आपकी डिटेल के लिए पूरे अधिवेशन दिए हुए हैं। ठीक है, जो एग्जाम रिलेवेंट है उनको ही मैं हाईलाइट वगैरह बताते चलूंगा आपको। तो पहला अधिवेशन है, यानी पहला अधिवेशन कब होता है? 1885 में होता है। कहाँ पर होता है? बम्बई में होता है। WC बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। कौन थे? WC बनर्जी अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधि भाग लेते हैं, और ये बम्बई में कहाँ पर होता था? अभी देखा था पीछे, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था पहला अधिवेशन कांग्रेस का। देन 1886 में दूसरा अधिवेशन होता है। 1886 में दूसरा अधिवेशन होता है। दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में होता है। कहाँ पर होता है फ्रेंड्स? कलकत्ता में। इसके अध्यक्ष थे दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। ये प्रथम फारसी अध्यक्ष थे। याद रखने हैं कि दादाभाई नौरोजी प्रथम फारसी अध्यक्ष थे। तो अभी तक हमें 1885 का याद रखना है। दूसरा 1886 का याद इसीलिए रखना है क्योंकि दादाभाई नौरोजी प्रथम फारसी अध्यक्ष थे। ठीक है। देन स्टार्टिंग के कुछ हैं वो तो याद रखने हैं। जैसे 1887 का अधिवेशन है, ये कहाँ पर होता है? मद्रास में होता है। ये इसलिए याद रखना है क्योंकि बदरुद्दीन तैयबाजी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बनते हैं। कौन बनते हैं प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष फ्रेंड्स? बदरुद्दीन तैयबाजी। ठीक है। तो अभी तक प्रथम फारसी कौन बन गए थे? दादाभाई नौरोजी। प्रथम मुस्लिम कौन बन गए? तो बदरुद्दीन तैयबाजी। ठीक है। फिर इलाहाबाद, यानी कि 1888 का होता है इलाहाबाद अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता करते हैं जॉर्ज यूले। ये प्रथम ब्रिटिश यूरोपीय अध्यक्ष होते हैं, यानी पहले अंग्रेजी अध्यक्ष बने। कौन? जॉर्ज यूले। अब इनको पहले ईसाई भी हो सकते हैं ना, अंग्रेज हैं तो ऑब्वियसली क्या होंगे? ईसाई। तो पहले ईसाई अध्यक्ष कौन है? जॉर्ज यूले। तो याद रखना है ना अभी तक, यानी कि इन चारों लोगों को आपको याद रखना है। कौन कौन से? पहला अधिवेशन 1885 का दादाभाई नौरोजी को दूसरा, तीसरा अधिवेशन बदरुद्दीन तैयबाजी, और चौथा अधिवेशन जॉर्ज यूले। ये यानी कि अपने अपने क्षेत्र में पहले हैं, इसीलिए हमें याद रखना है। फिर आ जाओ नेक्स्ट। अब जैसे ये रिपीट यानी कि बाकी सेम है, जो डिटेल होगी हम आगे बताते चलेंगे। जैसे अब याद रखना है आपको 1896 का। तो 1896 का याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि यहाँ पर पहली बार वंदे मातरम को गाया गया था 1896 में।
किसने गाया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था 1896 के वार्षिक अधिवेशन में। ये कलकत्ता में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में। रहमतुल्ला एम सयानी इसके अध्यक्ष थे। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि वंदे मातरम कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार गाया गया था? तो किस अधिवेशन में पहली बार गाया गया था फ्रेंड्स? 1896 के अधिवेशन में। ठीक है। देन नेक्स्ट 1905, ये जब अपना स्वदेशी आंदोलन चलता है, बंगाल विभाजन चलता है, तब आता है 1905 का। 1906 का आता है कलकत्ता अधिवेशन। 1906 का कलकत्ता अधिवेशन। इसमें क्या होता है? स्वराज शब्द का प्रयोग होता है और चार यानी स्वराज शब्द में शामिल होते हैं। वो होता है स्वराज, स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा। इनकी बात की जाती है किसमें? 1906 के अधिवेशन में। दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष होते हैं। अब हमें याद रखना है 1907 का सूरत अधिवेशन, भूलना नहीं है। ऐसे अधिवेशन है जिनसे क्वेश्चन रिपीट होता है, पीवाईक्यू बनते ही बनते हैं। इसके अध्यक्ष रासबिहारी घोष हैं। इसमें क्या हुआ था? कांग्रेस का विभाजन हो गया था। एक तरफ गरम दल, दूसरी तरफ नरम दल, यानी गरम दल क्रांतिकारी, नरम दल उदारवादी, जो कि प्रार्थना अर्चना के आधार पर करते हो वो कौन से हो गए? नरम दल। जो संघर्ष की बात करें वो कौन सा हो जाएगा? गरम दल। तो याद रखना है कि कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो किस अधिवेशन में हुआ था फ्रेंड्स? सूरत के अधिवेशन 1907 में हुआ था। फिर आ जाओ 1911 का कलकत्ता अधिवेशन, जिसमें पहली बार जनगण मन अधिन जो राष्ट्रीय गान है वो गाया गया था। तो 1911 के अधिवेशन में गाया गया था, कलकत्ता के अधिवेशन में। कौन सा राष्ट्रीय गान? जनगण मन। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना है। फिर है नेक्स्ट, अब याद रखना है हमें 1916 का अधिवेशन। किसका? 1916 का अधिवेशन। ये लखनऊ में होता है, जिसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। इसके अध्यक्ष थे। लखनऊ समझौता होता है, यहाँ पर ही क्या होता है? लखनऊ समझौता होता है और प्लस गरम दल नरम दल पुनः एकीकरण आ जाते हैं। यानी कि पहले विभाजन हुआ था 1907 का सूरत अधिवेशन, तो अब यहाँ पर 1916 में क्या हो जाते हैं? गरम दल और नरम दल पुनः एकीकरण, यानी अब एक हो जाते हैं। ठीक है। यहाँ से लखनऊ समझौता भी आता है, जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे तो लखनऊ समझौता को भी देख लोगे। फिर आता है 1917 का कलकत्ता अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट करती हैं। ये इसलिए याद रखना है क्योंकि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष है कौन? एनी बेसेंट। अभी ये भारतीय नहीं है, विदेशी है, तो इसीलिए कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? एनी बेसेंट। और भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है कांग्रेस की? वो है सरोजनी नायडू। वो कब बनती हैं? 1925 में बनती हैं, कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता करती हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स। फिर है नेक्स्ट 1924 का बेलगांव अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता करते हैं महात्मा गांधी। तो 1924 हमें याद रखना है, इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? महात्मा गांधी। बेलगांव अधिवेशन होता है, गांधी जी द्वारा अध्यक्षता किया गया एकमात्र अधिवेशन था। कैसा था? एकमात्र अधिवेशन की गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। वो कौन सा अधिवेशन था? बेलगांव अधिवेशन 1924 का। ऐसी कौन सी व्यक्ति थी जिन्होंने अधिवेशन की यानी किसी भी कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी? तो कौन से थे प्रिंस? अभी बड़े थे पीछे, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है। इन्होंने किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी। अब याद करना है आपको 1929 का लाहौर अधिवेशन। 1929 का लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू करते हैं। कौन करते हैं? जवाहरलाल नेहरू। इसमें पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव रखा, यानी कि इसी दिन स्वतंत्रता दिवस की घोषणा हुई थी कि हम 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। 26 जनवरी रावी नदी के किनारे पर आधी रात्रि के दौरान जवाहरलाल नेहरू ने अपना क्या फैलाया था? झंडा फैलाया था। तब घोषणा की कि हम 26 जनवरी से स्वतंत्रता दिवस मनाते चलेंगे। इसी के पीछे देखो एक लॉजिक लगता है कि हमने यानी अपना जो संविधान है 26 नवंबर 1949 को बन के रेडी हो गया था, लेकिन हमने तभी क्यों नहीं लागू किया था? तो तभी इसलिए लागू नहीं किया था क्योंकि भारत अपना आजाद कब हुआ था? 15 अगस्त 1947, यानी कि 26 जनवरी के दिन तो आजाद नहीं हुआ था ना। तो अब 26 जनवरी स्वतंत्रता दिवस तो हम पहले से ही मनाते थे 1930 से 1929 के इस बाद में। तो फिर क्या हुआ? अब इन्होंने संविधान सभा के सभी लोगों ने घोषणा की कि हम 26 जनवरी को संविधान को लागू करेंगे। तो इसीलिए 26 नवंबर को लागू न करके कब लागू होता है? 26 जनवरी 1950 को संविधान। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट?
फिर है नेक्स्ट 1931 का कराची अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल करते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल करते हैं। गांधी इरविन समझौता और मौलिक अधिकार, इनकी बात होती है किसमें? कराची अधिवेशन में। देन फिर आप आ जाओ सीधे इस पे आ जाओ, फैजपुर अधिवेशन। ये 1936-37 के बीच में होता है। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू करते हैं। ये बस इसमें याद ये रखना है कि कांग्रेस का प्रथम ग्रामीण अधिवेशन था, तो कौन सा अधिवेशन था? फैजपुर अधिवेशन। तो प्रथम ग्रामीण अधिवेशन हुआ था, उसका क्या नाम है? फैजपुर। ठीक है। फिर है 1938, आपको याद रखना है कि हरिपुरा अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? सुभाष चंद्र बोस करते हैं। यहीं पर राष्ट्रीय योजना समिति का गठन होता है। अब एक एक पॉइंट ये याद रखना है, जो 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन होता है, उसमें अध्यक्ष तो सुभाष चंद्र बोस चुन लिए जाते हैं, लेकिन गांधी जी के विरोध के परिणाम स्वरूप सुभाष चंद्र बोस अपना त्याग पत्र दे देते हैं। इन्होंने गांधी जी द्वारा चुने गए व्यक्ति पट्टाभी सीतारामैया को पराजित यानी पराजित पराजित किया था, हराया था। तो इसी संदर्भ में विवाद हुआ था। तो विवाद के यानी इन्होंने परिणाम स्वरूप किसने? सुभाष चंद्र बोस ने इस पद से इस्तीफा दे दिया था। इसीलिए कई बार एग्जाम पूछ लिया था कि त्रिपुरी संकट किससे संबंधित है? तो त्रिपुरी संकट किससे संबंधित है? सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के बीच से संबंधित है। अब इन्होंने यानी सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया, तो अब इस पर अध्यक्ष कौन बने थे? तो उनके अध्यक्ष के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष बने गए थे 1939 के अधिवेशन में। बेसिकली बात क्या याद रखनी है आपको कि जो त्रिपुरी संकट अधिवेशन यानी आया था, तो कैसे आया था? पहले अध्यक्ष यानी कि बहुमत से सुभाष चंद्र बोस चुन लिए जाते हैं। गांधी जी पट्टाभी सीतारामैया को समर्थन करते हैं, वो हार जाते हैं, तो ऑब्वियसली गांधी जी की पराजय हुई ना। तो इसी संदर्भ में विवाद हुआ। देन सुभाष चंद्र बोस ने बिना किसी झगड़े वगैरह ऐसा विवाद के खुद ही इस्तीफा दे दिया। फिर उनके बाद कौन बन जाते हैं? राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बन जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़े। नेक्स्ट है मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये रामगढ़ अधिवेशन होता है। इन्होंने लगातार 6 वर्ष तक यानी कि 1946 तक कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, क्योंकि जब भारत छोड़ो आंदोलन प्लस यानी क्रांतिकारी एक्टिविटीज ज्यादा बढ़ गई थी। फिर ये कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष माने जाते हैं कौन? मौलाना अबुल कलाम आजाद। 1946 में मेरठ में होता है। आचार्य जेवी कृपलानी इसके अध्यक्ष होते हैं। तो स्वतंत्रता से पूर्व अंतिम कांग्रेस के अध्यक्ष जेवी कृपलानी कहलाते हैं। प्लस आजादी के समय अध्यक्ष कौन थे? तो जेवी कृपलानी अध्यक्ष थे। तो दो क्वेश्चन बन सकते हैं। स्वतंत्रता से पूर्व कौन कांग्रेस के अध्यक्ष थे प्रिंस? आचार्य जेवी कृपलानी। और आजादी के समय अध्यक्ष कौन थे? जेवी कृपलानी। तो दो प्रश्न बन सकते हैं, दोनों को आपको याद रखना है। तो इस प्रकार अब हमारे कांग्रेस के अधिवेशन कंप्लीट हो गए, याद हुए होंगे आपको। अब थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो और याद हो जाएंगे। इससे पहले आप एक कॉन्सेप्ट और समझ लो कि ऐसे कौन से अधिवेशन हैं जिनकी अध्यक्षता विदेशियों के द्वारा की गई थी। तो इनमें जैसे आप जॉर्ज यूले को तो जानते ही होंगे, जिन्होंने कांग्रेस यानी पहले ब्रिटिश नागरिक थे जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, ठीक है ना, 1888 में। फिर अन्य विदेशी नागरिक कौन है? सर विलियम वेडर वर्नवी हैं, अल्फ्रेड वेब हैं, सर हेनरी कॉटन है, एनी बेसेंट है, जो 1917 में अधिवेशन की अध्यक्षता करती हैं। पहली महिला अध्यक्ष यानी कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष मानी जाती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये लोग कैसे हैं? विदेशी हैं। तो विदेशी में ये विदेशी हैं। एक प्रश्न ये आता है कि कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता 3 से अधिक विदेशी नागरिकों ने की थी, तो कैसा आंसर हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। यानी 3 से अधिक विदेशी लोगों ने नागरिक यानी अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, कांग्रेस के अधिवेशन की। ठीक है फ्रेंड्स, अब कुछ प्रश्न हैं उनको हम ट्राई करते हैं। अभी हमने जो सीखा उसी बेसिस पर प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबाजी। कांग्रेस के प्रथम ब्रिटिश यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? एनी बेसेंट। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है? सरोजनी नायडू। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ये प्रथम महिला अध्यक्ष हैं यानी विदेशी हैं,
ये भारतीय हैं, सरोजनी नायडू। तो भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है? सरोजनी नायडू। फिर नेक्स्ट है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था? तो किस अधिवेशन में पहली बार गाया गया था? 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। किसने गाया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था। पहली बार जनगण मन कब गाया गया था? किस अधिवेशन में? तो ये भी कलकत्ता अधिवेशन में, लेकिन 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है। देन फिर नेक्स्ट है, कांग्रेस की किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज को यानी स्वराज्य को लक्ष्य घोषित किया गया था? तो कब किया गया था? 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में, दादा भाई नौरोजी जिसके अध्यक्ष थे। कांग्रेस का विभाजन गरम दल नरम दल, मैंने बोला याद रखना है, कब हुआ था? किस अधिवेशन में हुआ था? 1907 में हुआ था और सूरत अधिवेशन में हुआ था। किसका? कांग्रेस का विभाजन गरम दल और नरम दल में। कांग्रेस का लखनऊ समझौता किस अधिवेशन में हुआ था? तो 1916 का लखनऊ समझौता इसमें हुआ था, लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन को किस अधिवेशन में स्वीकृति दी थी? तो 1920 के नागपुर अधिवेशन में स्वीकृति दे दी थी। किसको? असहयोग आंदोलन को। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया था? तो लाहौर अधिवेशन का 1929 के लाहौर अधिवेशन में पारित कर दिया था पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय किस अधिवेशन में लिया गया था? तो लाहौर 1929 का लाहौर अधिवेशन में। देन फिर कांग्रेस का प्रथम ग्रामीण अधिवेशन कहां पर हुआ था? ये कहां पर हुआ था? 1936 फैजपुर अधिवेशन प्रथम ग्रामीण अधिवेशन है। फिर है, राष्ट्रीय योजना समिति के गठन का निर्णय किस अधिवेशन में लिया गया था? तो 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में लिया गया था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? स्वचंद्र बोस ने की थी। स्वचंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को किस अधिवेशन में हराया था? तो किस अधिवेशन में हराया था? 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में हराया था। किस अधिवेशन में? 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में। सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफे के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? तो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बन गए थे फिर? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी 1939 का जब कांग्रेस त्रिपुरी संकट था ना, तो तभी कौन बन गए थे इस्तीफे के बाद? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे फ्रेंड्स? सोच के बताओ चलो। आचार्य JB कृपलानी। अब हम राष्ट्रीय आंदोलन है तो उनके 3 चरण होते हैं। 3 चरण कौन कौन से हैं? जैसे उदारवादी चरण 1885 से लेकर 1905, देन क्रांतिकारी चरण और उग्रवादी, इसी को उग्रवादी चरण बोलते हैं। एक्सट्रीमिस्ट रिवॉल्यूशनरी फेज, ये कब से कब तक चलता है? 1905 से लेकर 1919। और गांधीवादी चरण है, ये 1919 से 1947 है। तो इन चरणों को अब देखने वाले हैं। इन चरणों में हम पहला चरण है वो कवर करेंगे बस आज, ओनली उदारवादी चरण करेंगे। बाकी जो आगे नेक्स्ट क्लास आएंगी तो उनमें हम क्रांतिकारी, गांधीवादी चरण, इन सबको डिटेल से 1 बाय 1 समझेंगे। ठीक है। तो आज हम उदारवादी चरण देखते हैं। उदारवादी चरण में अब इसमें यानी उदारवादी फेज है तो आपको ज्यादा याद नहीं रखना, बस बेसिक बातें वो याद रखनी है कि इनकी पद्धति क्या थी, ये कैसे मांगे करते थे, या इनका कुछ रिजल्ट था तो वो कैसा था, बस इतना फोकस करना है। बाकी सदस्य वगैरह तो आप ऐसे परिचित हो जाओगे कि ये सदस्य इन्हीं से जुड़े हैं, मॉडरेट से, यानी कि उदारवादी से जुड़े हैं। एक बार पढ़ लोगे दोबारा देखोगे तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। बस इतना याद रखना है, बाकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। उदारवादी चरण से इससे क्वेश्चन अक्सर नहीं पूछे जाते हैं, पूछे जाते हैं तो इनकी पद्धति क्या थी इससे पूछा जाएगा बस। तो देखो, पहला चरण है उदारवादी चरण। इसका टाइम पीरियड होता है 1885 से लेकर 1905 तक। इसके कुछ प्रमुख नेता हैं, जैसे दादा भाई नौरोजी हैं, गोपाल कृष्ण गोखले हैं, फिरोज शाह मेहता हैं, सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं, बदरुद्दीन तैयबाजी हैं, WC बनर्जी हैं, आनंद मोहन बोस हैं, MG रानाडे इसके कुछ प्रमुख नेता हैं। उद्देश्य क्या था इसका? तो संवैधानिक सुधार, भारतीय प्रशासनों में भारतीयों की प्रशासन में भागीदारी, नागरिक अधिकारों का विस्तार हो, ये सब इनकी मांगों के उद्देश्य थे। इनकी पद्धति थी वो याद रखनी है हमें, यानी कि अब एग्जाम वाला याद क्या आया था, इनकी कार्य पद्धति क्या है कि ये प्रार्थना, निवेदन और विरोध,
बस 3 तरीका बनाते थे, यानी कि प्रार्थना करें, पत्र लिखें, निवेदन करें कि आप बड़े महान हो, अंग्रेज लोगों से बोलते थे हमारे लिए काम करो। विरोध यानी थोड़ा सा बस प्रोटेस्ट वगैरह कर लिया तो ठीक है, नहीं तो अक्सर ये विरोध वगैरह कम ही करते थे उदारवादी लोग। ठीक है, इनकी ये कार्य पद्धति है। तो अक्सर क्वेश्चन बन जाता है कि उदारवादी आंदोलन की कार्य पद्धति क्या थी? तो क्या थी? प्रार्थना, निवेदन और विरोध वाली बस। अब इनकी कुछ मांगे थी, जैसे विधान परिषदों का विस्तार हो, सरकारी नौकरी यानी उच्च सरकारी नौकरी में भारतीयों को अवसर मिले, ये सब मांगे थी। बोल बच्चन है जिनसे क्वेश्चन आते नहीं है। प्रमुख उपलब्धियां हैं, तो जैसे राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ, फिर राजनीतिक शिक्षा का प्रसार हुआ, राजनीतिक यानी आर्थिक शोषण पर्दाफाश यानी धन के बहिर्गमन का सिद्धांत भी इसी टाइम पीरियड में आया था उदारवादी चरण में। तो प्रिंस बताओ, धन के बहिर्गमन का सिद्धांत है वो किसने दिया था? धन के निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया था। धन के बहिर्गमन का सिद्धांत, धन की निष्कासन का सिद्धांत, ड्रेन थ्योरी। फिर आते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना करते हैं। कब करते हैं? 1905, यानी संस्थापक सदस्य हैं। ये गांधी जी और एक और दूसरे व्यक्ति कौन थे? जिन्ना के क्या थे? राजनीतिक गुरु थे। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये संस्था पढ़ी थी हमने। और देन इस चरण का 1905 में अंत हो जाता है, जब बंगाल विभाजन आंदोलन चलता है। तो इसी से बंगाल विभाजन के बाद दूसरा हम चरण देखते हैं। तो चलो अब कुछ PYQ प्रैक्टिस करते हैं, देन हमारा ये टॉपिक एंड हो जाएगा। फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदारवादी चरण कब से कब तक चला था? कब से कब तक माना जाता है उदारवादी? 1885 से लेकर 1905 तक। एक प्रश्न ये बन जाएगा आपका सिंपल। उदारवादी नेताओं की कार्य पद्धति क्या थी? प्रार्थना, निवेदन और विरोध। ठीक है फ्रेंड्स। फिर इसके कुछ प्रमुख नेता हैं, जैसे कि यानी इसके प्रमुख नेता कौन थे? ये प्रश्न है। दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस इत्यादि किसके प्रमुख नेता थे? एक क्वेश्चन है, धन की निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने दिया था। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी प्रिंस? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले थे। उदारवादी चरण का अंत किस घटना के बाद माना जाता है? तो 1905 के बंग भंग के बाद माना जाता है। उदारवादियों की प्रमुख मांगे क्या थी? जैसे कि भारतीयों की प्रशासन में भागीदारी हो, संवैधानिक सुधार हो, ये इनकी क्या थी? प्रमुख मांगे थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी के साथ हमारे आज की क्लास के टॉपिक कंप्लीट होते हैं। आई होप आपने इस टॉपिक्स में, जैसे ये डे 5 के टॉपिक्स हैं, तो इनमें आपने एंजॉय किया हो। फ्रेंड्स आज अपना ओपिनियन बताओ कि आपको कितना याद होता है क्लास में, ये बताओ। होता है याद? वेरी गुड, कॉन्फिडेंस आ रहा है कुछ ना कुछ। ठीक है, आप भी अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगर कुछ ना कुछ हेल्प मिल रही है या जैसा भी आपको अनुभव अपना लगता है वो आप बता सकते हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, जय हिंद।